बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के जो क्षितिज है उसका चैप्टर फर्स्ट प्रेमचंद जी की दो बेलों की जो कहानी है, दो बेलों की जो कथा है उसके बारे में जानेंगे। उनको जानने से पहले हम जो है थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जान लें। यूं तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, यानी गुलाब के समान कोई दूसरा पुष्प नहीं होता, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर सन 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजैब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। उनके बचपन में ही पिता के मृत्यु होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। इस महान साहित्यकार का जो निधन है वो 1936 ईस्वी में हो गया। इनके जो रचना है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में जाने जाते हैं। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 11 उपन्यास लिखे। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन तथा कर्मभूमि। इनकी जो कहानियां हैं वो कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पच्चीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त सुमन आदि है। इनके जो नाटक हैं वो करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। इसके अलावा इन्होंने संपादन का कार्य भी किया, जैसे हंस, जागरण, माधुरी आदि जो पत्रिकाएं हैं उनका इन्होंने संपादन भी किया। इनके जो निबंध हैं वो कुछ विचार है। अब हम जो है दो बेलों की जो कथा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि दो बेलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बेल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, यानी मूर्ख प्राणी माना जाता है। इसका कारण ये भी है कि उसका सीधापन और सहनशीलता, यानी गधा जो है वो इतना सीधा होता है कि उस पर कितने भी अत्याचार गए तो वो उसको चुपचाप सह लेता है। उसके इसी गुण के कारण ऋषि मुनियों की श्रेणी में उसे ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बेल के नाम से हम जानते हैं, परंतु ये कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इसी कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झुरी काची के दो बेल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के थे ये दोनों बेल। ऊंचे डील डोल वाले यानी तंदुरुस्त थे, देखने में सुंदर तथा काम में एकदम चौकस थे। चौकस यानी चौकन्ने थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव भी कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते थे, यानी समय समय पर वे एक दूसरे की सहायता भी
करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। नांद जहाँ पर खाना रखा जाता है उसे कहते हैं। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बेलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगे जिनसे उनको बांधा गया था उन्हें तोड़ दिया और प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बेलों को देखा। दोनों के गले में गराव यानी रस्सी, कीचड़ से सने पैर यानी कीचड़ में भरे हुए पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह था यानी गुस्सा दिखाई दे रहा था। झूरी ने उन्हें गले लगा लिया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बेलों को यूं भागकर चले आने से झूरी की जो पत्नी है वो बहुत नाराज हुई। उसने बेलों को खली, चुनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। उस दूसरे दिन जो झूरी का साला गया बेलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा। उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बेलों ने इसे अपना अपमान समझा क्योंकि पहले ऐसा अपमान उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि गया ने अपने बेलों को खली, चुनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता पर बेलों ने कदम न बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। ये देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया। आग बबूला मुहावरा है यानी गुस्से में क्रोधित हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में ही नहीं आते। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा पर हीरा ने उन्हें शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि ये भेरों की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। ये जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तुड़वाकर भागने के लिए कहती हुई उनकी रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखाई दिया। उससे भिड़ने पर मरना तय है। ये सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर से एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेड़ दिया। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम हो वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ा ही मटर खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ यानी खेत की जो 4 दीवारी सीमा होती है,
खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में ही था। जहाँ पर खेत को सींचा हुआ था वहीं खड़ा रह गया, वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया, दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। यहाँ कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने न था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की जो कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया, यानी पशुओं की गिनती करने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। ये देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां, बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गई, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना ही नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे, यानी उन्हें भूखा रखा गया, चारा नहीं दिया गया। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्रित हो गए, यानी इकट्ठे हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार नहीं था। यानी समय कौन सा आ गया था? नीलामी का। मवेशियों को, जानवरों को, जो कांजी हाउस में आवारा पशु थे, उनको जो है नीलाम करने का अब समय आ गया था। पर हीरा और मोती जो है काफी समय तक चारा न मिलने के कारण इतने कमजोर हो गए थे कि उनका कोई खरीदार भी नहीं मिला। अचानक एक दड़ियल, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जिसकी आंखें लाल थी तथा मुद्रा कठोर थी, यानी देखने में वो कठोर था, आया और उन्हें उनके कुलों में उंगली गोद कर देखने लगा। यानी जो बैल है उनके पीछे के हिस्से में उंगली दबाकर उनको देखने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे, यानी भीतर ही भीतर घबरा गए। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वो डंडा मार देता था। राह में, यानी रास्ते में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा, यानी अचानक हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगने लगा, यानी जाना पहचाना लगने लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता एकदम से गायब हो गई। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट, यानी पास देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियन ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। ये देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिया आता हूँ। ये कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। ये देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में, यानी जहाँ पर वो उनके खाना खाते थे, उसमें खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में ये सब देखकर उत्साह का माहौल हो गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि हीरा और मोती ने अपनी आज़ादी पाने के लिए हर कष्ट सहे। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू।